हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th की बायो का चैप्टर नंबर 1 और देखेंगे कि क्लास 12th की बायो के चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। क्लास 12th चैप्टर 1। ओके, चैप्टर नंबर 1 जैसे कि उसका नाम ही है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली ये चैप्टर है, अगर आप लोगों ने 9th और 10th अच्छे से पढ़ी हुई है तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। पढ़ने के लिए है तो वो क्या चीज़ है, पढ़ने के लिए नहीं है, एक्चुअली लर्न करने के लिए है। इस चैप्टर में आपको जो बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी वो हैं एग्जाम्पल्स, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो नई नई आएंगी, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं पुरानी मिल जाएंगी 9-10 से है, और एग्जाम्पल्स और टर्मिनोलॉजी ये आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। और ये दोनों ही तुम्हारा बोर्ड और नीट काफ़ी पूछा जाता है। एग्जाम्पल्स वगैरह बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तुम्हारे, ज़्यादातर 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं इस चैप्टर से, और नीट में तो फिर एग्जाम्पल्स वगैरह पूछे ही जाते हैं काफ़ी सारे। तो हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे, इसकी थ्योरी, और मैं कोशिश करूंगा कि बायो के जो भी चैप्टर्स मैं कवर कराऊंगा आपको, उनके चैप्टर्स की एक एक हेडिंग्स की मैं आपको कोशिश करूंगा फ्लो चार्ट बनवाने की, क्योंकि बायो में फ्लो चार्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड टू लर्न। ठीक है, जितना अच्छा आप फ्लो चार्ट उसको बना लेंगे, मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट कुछ बनवाऊंगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और उसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि बायो में जो भी चीज़ पढ़ें वो पढ़ें आप फ्लो चार्ट बना कर ही, एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी कुछ है, और उस फ्लो चार्ट को कोशिश करें कि एक पेपर में बना लें, और उसको जो तुम्हारे पास बुक होती है ना एनसीईआरटी की, अलग से ना करें कुछ भी। ये एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, इसी एनसीईआरटी की बुक में पेपर लें अपना और इस तरह से स्टिक कर लें यहाँ पर, और ये पेपर ऐसे ऊपर लगा रहेगा, या ये जो स्पेस आपका यहाँ पे खाली है यहाँ पे आप कुछ चीज़ लिख सकते हैं। कोशिश करें कि टोटली एनसीईआरटी पे फोकस करें, कारण नीट में और इवन बोर्ड में भी 100% एनसीईआरटी ही आती है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। और कुछ जो 2-4 क्वेश्चन आपको नीट में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो उनको आप कहीं बाहर नहीं, इसी में ही ऐड करते चलें। तो आइए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने 11th में पढ़ चुके हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, या फिर कह लें कि प्रोकार्योट्स, और बल्कि ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम इसे कहें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप में एक सिंगल सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो बस इसी के बेस पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें और इसमें रिप्रोडक्शन के तरीके बिल्कुल अलग होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेल को डिवाइड होना है, और यहाँ पर जो मल्टीसेलुलर है उसको अपने हर एक सेल को डिवाइड करना पड़ता है, इसीलिए इनके तरीकों में भी क्या है, अंतर है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को पूरा एक डिवाइड करना चाहें कि आखिरकार रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन को बुक्स कई बार 3 चीज़ों में तोड़ती है, और वो चीज़ें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, अगर हम लोग देखें यहाँ गौर से तो एक्चुअली ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये दोनों ही एक ही चीज़ है। ओके, एसेक्सुअल वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं एनिमल्स के लिए, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, वेजिटेटिव मतलब प्लांट के वो हिस्से जो
वेजिटेशन में, है ना, मतलब रिप्रोडक्टिव के अलावा, यानी कि फ्लावर्स को छोड़ करके, एक्सेप्ट फ्लावर्स। रिप्रोडक्शन में कौन पार्ट करते हैं? फ्लावर्स पार्ट करते हैं। फ्लावर को छोड़ करके बाकी पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। किसी भी प्लांट के दो हिस्से होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्लावर के अलावा अगर कोई और पार्ट, जैसे कि लीफ, रूट, स्टेम, कोई भी पार्ट प्लांट का अगर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर उसी को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं रिप्रोडक्शन दो टाइप से हैं, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। प्लांट में उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या नाम दे दिया है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये चीज़ 9th क्लास में पढ़ी हैं, 10th क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ी होंगी, हो सकता है 8th और 7th क्लास में भी कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा जिक्र है। रिप्रोडक्शन क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ही कॉपी तैयार करता है, कॉपी नहीं कहेंगे, अपने जैसा तैयार करता है, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। प्लांट के केस में वेजिटेटिव बोल देते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में बेसिक अंतर की बात कर लें अगर हम लोग, तो क्या अंतर होता है? यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर सिंगल पेरेंट होता है, ये सब बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक से हमारे पास डिफरेंशिएट आ जाते हैं जो बहुत कॉमन है। तो इंट्रो में अगर हम इसकी बात करें तो बस इतना ही है रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। जब ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी चीज़ों को रिप्रोड्यूस करता है, अपनी ही स्पीशीज़ को बढ़ाने के लिए अपनी कॉपी तैयार करेगा, तो हमें रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअल के अंदर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स होते हैं, कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कह सकते हैं गैमेट्स का ट्रांसफर नहीं होता है मेल से फीमेल में, ठीक है। अब एनसीईआरटी, अब देखो इसमें एक्चुअली है क्या, फिर से मैं एक चीज बता दूं मैं, ये हो गई हमारी बेसिक, एक तरह से कहने की समझने के पर्पज से। लेकिन हमको समझना क्या है, मैं फिर से फोकस देके कह रहा हूं, हमको एनसीईआरटी की लाइंस को समझना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की लाइंस, एनसीईआरटी की लाइंस में ही तुम्हारे पास बोर्ड के क्वेश्चन भी छुपे होते हैं कई बार, और नीट के क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइन से निकलेंगे। तो देखते हैं कि आखिरकार इन सब चीज़ों को एनसीईआरटी किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। माइंड, यानी कि एनसीईआरटी इसको डिफाइन कर रही है, तो आपको इसी डेफिनेशन को क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि अगर बोर्ड में लिखने के पर्पज से तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन अगर नीट में जब लैंग्वेज वाइज बात करेंगे तो बिल्कुल डिट्टो यही लाइन लिख के आएगी। कैसे? वो बोल देगा इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। दूसरी लाइन में लिख देगा इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। तो वो एक बायोलॉजिकल वर्ड जब जोड़ देगा ना, तो बस इतना ही डिफरेंस रखेगा वो, और इस तरह से 4 पॉइंट लिखे होंगे, उसमें पूछेगा विच वन इज ट्रू, और 1 2 3 4 चारों एक जैसे लग रहे होंगे। पहले वाले पॉइंट में सिर्फ क्या अंतर होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं लिखा होगा। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ध्यान रखनी है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया है, हम सबको समझ में आती है ये बात। इन विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। यंग वंस मीन्स बिल्कुल यंग, जो बच्चे होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, बच्चों को ये ऑफस्प्रिंग कहते हैं हम लोग। सिमिलर टू इटसेल्फ, जो उसी की तरह सिमिलर होते हैं, ठीक है। एक चीज जो इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें कि आखिर रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये, तो इंपॉर्टेंस की बात करें, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। इस अर्थ पे अगर कोई स्पीसीज लंबे समय तक जिंदा रहना चाहती है तो ऑब्वियसली बात है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जैसे लगातार क्या करने पड़ेंगे, रिप्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और जब वो अपने जैसे लगातार रिप्रोड्यूस करेगा तभी उसकी जनरेशन क्या रहेगी, लगातार बढ़ती रहेगी। तो वही चीज लिखी हुई है, रिप्रोडक्शन इनेबल करती है, सक्षम बनाती है किसी भी स्पीसीज को तो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू कर सके जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से लेकर के अगली जनरेशन तक। अब सेकेंड पैरा में दो स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे ना तो ये चीज निकल के आती है,
अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये आ कहाँ से गया। सेकंड पैरा में बड़ी साफ बात बोली हुई है कि आखिरकार वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली, एसेक्सुअली, किसी और तरीके से, किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करेगा, ये चीज कौन डिसाइड करेगा। तो साफ साफ उसमें एक बात लिखी हुई है, ये चीज डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी मतलब वर्ड समझ में आता होगा, व्हाट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब कोई भी जो बॉडी की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ठीक है, यूरिनेशन है, किडनी का जो वर्क है, ये सारी हमारी किस में आती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आते हैं। तो किसी बॉडी के इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, उस बॉडी का हैबिटेट कैसे है, कहाँ रह रहा है, डेजर्ट में रह रहा है, बहुत कोल्ड एरिया में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसा क्या है, ये सब चीजें क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। कुछ और भी फैक्टर हैं, एक लाइन ये ला करके यहाँ पे छोड़ दी है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग चैप्टर के एंड में कुछ बातों को डिस्कस करेंगे जो कि नीट में पूछी गई हैं, और एक दो चीजें होती हैं शायद चैप्टर में कई बार नहीं होती हैं, तो वो ये जो अदर फैक्टर लाके यहाँ छोड़ दिया ना टर्म, यहाँ से पॉइंट उठ के आ सकते हैं। इसको हम लोग एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे जिसमें हम चैप्टर में जो चीजें रह गई हैं उसको हम उसमें कवर करेंगे जो आए हैं नीट में, ठीक है। फिर देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में साफ साफ कह रहा है टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स स्पर्म या ओवम, स्पर्म और ओवम को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। इनका फ्यूजन, फ्यूजन मतलब फ्यूज होंगे, जुड़ेंगे आपस में, ठीक है। एसेक्सुअल में मैंने एक बात बोली थी, सिंगल पेरेंट होंगे, ठीक है, और विदाउट, मैंने लिखा था विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, और यहां पर कह रहा है विद हो भी सकता है गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होगा। अगर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसको जरा फोकस करो सब लोग, तो बड़ा दिमाग में एक बात आती है, अगर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो दो पेरेंट्स होंगे, मेल फीमेल, है ना, जो मेल होगा गैमेट्स को ट्रांसफर करेगा फीमेल बॉडी में, तो ये फिर सॉरी, तो ये फिर क्या बन जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाएगा। लेकिन अभी आगे के चैप्टर जो आएंगे हम लोग उसमें देखेंगे प्लांट के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी, ठीक है। प्लांट्स के केस में इसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जब बिना फ्यूजन के गैमेट्स तो बना, एक गैमेट जो बना मेल फीमेल का, वो ऑटोमेटिक, उसको मेल गैमेट की जरूरत नहीं होती है और वो ऑटोमेटिक फ्रूट में बदल जाता है। इसी तरह एनिमल से बात करें तो बहुत ही कॉमन है, इसको जाकर के आप लोग अभी भी देख सकते हैं, चाहे तो गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं, हनी बी का एग्जाम्पल। जो हनी बी होती है उसमें जो रानी मक्खी होती है उसके पास 2 एन क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जब एग्स बनाती है तो जो एग एन होता है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक फर्टिलाइज कर जाएगा इसको, जो इसके एग बिना मेल गैमेट्स के ऑटोमेटिक क्या कर जाते हैं, कह सकते हैं हम लोग कि वो पूरे कंप्लीट इंडिविजुअल में बदल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दूसरे गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है, सिंगल गैमेट से ही काम हो जाएगा। यानी कि वहां पे गैमेट की जरूरत थी लेकिन एक की, दूसरी की जरूरत नहीं पड़ी। तो कहा गया है विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ये चीजें अभी डिटेल में आएंगी जस्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर में, तो इसको हम और डिटेल में ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो फोकस करें इस चीजों पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। इसको चाहो तो नोट कर सकते हैं, यही बस इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, हेडिंग वाइज हेडिंग, उनको यहाँ पे नोट डाउन करता चलेंगे, ठीक है। उसको आप चाहो तो नोट करिए या फिर ऑन द स्पॉट पॉज करके वीडियो को, जहां एनसीईआरटी में चीजें दे रखी हैं उसको अंडरलाइन कर लें। लेकिन मेरे समझ से अगर आप इसको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में नोट करते हैं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। नोट करें इसको। ओके, तो एनसीईआरटी की जो हेडिंग है 1.1, वो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या कह रहा है। देखो मैं बच्चों एक चीज फिर से कह रहा हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ग्रंथ है पूरा। हमको सिर्फ कहाँ फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर। तो जो बच्चे स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए ये लेक्चर्स जो है मेरे वो एक वरदान साबित होने वाले हैं।
जो ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं ऑफ कोर्स उसको पढ़ें, ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं पहले एनसीईआरटी कवर करें। जब आपकी कमांड एनसीईआरटी पे हो जाए तब आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की सोचें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए बोर्ड पे क्या कह रही है एनसीईआरटी। ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर। आइडेंटिकल, देखो जब भी वर्ड आइडेंटिकल लग जाएगा ना तो ध्यान रखना, आइडेंटिकल मतलब हो गया ऊपर से, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली इंटरनली, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल टू वन अनदर, जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग इंसानों की बात करें तो दो भाई बहन एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉपी होंगे, प्लस एग्जैक्ट कॉपीज होंगे अपने पेरेंट्स की भी। बच्चे कभी माँ बाप की तरह एकदम से नहीं दिखते हैं, बट यहाँ पर ये एक दूसरे के भी आइडेंटिकल होंगे, प्लस अपने माँ बाप की भी क्या होंगे, ये एकदम एग्जैक्ट कॉपीज होंगे। और इसीलिए यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है क्लोन, ठीक है ना। इज यूज टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अगर दो इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है क्लोन, जो डिस्क्राइब करता है दो ऐसे इंडिविजुअल को जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल वाले, उनके अंदर तो कॉमन है ही, ठीक है, प्लस कुछ प्लांट्स और एनिमल जो कि मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है, लेकिन उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सिंपल होगा। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, अगर 11th याद हो तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यानी कि सेल तो कई सारे होंगे लेकिन वो टिश्यू नहीं बने होंगे, ओके, वो सिर्फ सेलुलर लेवल तक ही होंगे। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल जहां पर सिर्फ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी भी एग्जांपल देखेंगे अभी, उनके अंदर भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम किंगडम वाइज बात कर लें, किंगडम वाइज, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किंगडम वाइज बात करें, ठीक है। सेल डिवीजन एक बड़ा कॉमन टर्म है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, नीट में भी आता है, ठीक है, कि सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवाइड होना ही रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन कहलाता है। जबकि सेल डिवीजन, अगर हमारे हाथ का सेल यहाँ पे चोट लग जाए और ये सेल गड्ढा पड़ जाए चोट लग के, तो सेल धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और ग्रो करके गड्ढा भर जाता है। क्या इस यहाँ पर सेल ने जो ग्रोथ की है डिवाइड हो करके, क्या इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे, नहीं कहेंगे। बट ये कह रहा है सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो सेल डिवाइड करता है ना, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है, क्योंकि ये कैसे हैं, सिंगल सेल्ड है, ठीक है, और एक सेल डिवाइड करके दो में बदलेगा। जैसे ही ये मैच्योर होता है अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है, ठीक है, और इनकी कभी भी डेथ नहीं होती है। इसीलिए जैसे ही मैच्योर होंगे ये ऑटोमेटिक दो में बदल जाते हैं। इसीलिए इसका जो सेल डिवीजन है वो अपने आप में ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। किसमें किसमें, प्रोटिस्टा में और मोनेरा में। और यही वजह है कि हम इनको क्या कहते हैं, इमॉर्टल्स। ये अमर हैं, अपने आप से नहीं मरेंगे, अपने आप से नहीं मरेंगे, किसी वजह से मर जाएं, कोई उनको मार दे अलग बात है, अपने आप से नहीं मरेंगे, क्योंकि जैसे ही मैच्योर होते हैं ऑटोमेटिक दो में डिवाइड कर जाएंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मैं फिर कह रहा हूं जो एनसीईआरटी में है यहाँ पे हम सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। बाइनरी फिजन, ठीक है, यानी कि एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। बडिंग ईस्ट में होती है, एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर से एक छोटा सा बर्ड निकल के आएगा और ये बर्ड धीरे से फिर क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, और ये बर्ड फिर पूरा क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। इसका फिगर है फिगर 1.2, फिगर 1.2 एनसीईआरटी का, ठीक है ना। फिगर के नीचे लिखी हुई चीज़ों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना, बिल्कुल उसको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। और तीसरी सिचुएशन है स्पोर्युलेशन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जिन लोगों के पास पुरानी बुक है उसमें ये स्पोर्युलेशन वाला पार्ट पीछे सप्लीमेंट्री में दे रखा होगा, ध्यान रखना। तो स्पोर्युलेशन क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं स्पोर्युलेशन, इसको आप लोग नोट कर लें, थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको हम।
स्पोरुलेशन भी क्या होता है, अमीबा के अंदर होता है। होता क्या एक्चुअली, ये अमीबा इस तरह से अपने सूडोपोडिया फैला के रखता है, ठीक है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सारे के सारे सूडोपोडिया जो इसने फैला रखे ना, इनको सबको क्या कर लेगा, अंदर कर लेगा, क्योंकि एक्चुअली ये होता क्या है, साइटोप्लाज्म है और अनफेवरेबल कंडीशन में इसको करना क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसको सेंटर पे ले आएगा और जितना भी सूडोपोडिया उसको खींच लेगा और इस तरीके से खींच करके सेंटर में ले आएगा और अपने ऊपर 3 लेयर्ड वॉल क्रिएट कर लेगा। ध्यान रखना 3 लेयर्ड वॉल, और ये सब क्या हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाएगा। ये 3 लेयर्ड वॉल आ गई यहाँ पर, 3 लेयर्ड वॉल, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, जो ये अमीबा पहले सूडोपोडिया था इसके पास, इसने एक तरह का सिस्ट बना लिया और अपने अंदर बनाया, तो इसको हम लोग कहते हैं इंसिस्टेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इंसिस्टेशन। अब होगा क्या, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगा ये अंदर डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। छोटे छोटे कह सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे अमीबा में बदल जाएगा। इसका एक नाम और है सूडो, इसका एक नाम और है, बता देता हूं मैं, सूडोपोडियोस्पोर्स, सूडोपोडियोस्पोर्स, इसी को हम लोग अमीबा भी कहते हैं। छोटे छोटे जो पार्ट होंगे इसके, ठीक है। और ये धीरे धीरे इतना डिवाइड हो जाता है कि इन वॉल्स के ऊपर ना प्रेशर लगना स्टार्ट होता है और ये वॉल्स धीरे से क्या हो जाएंगी, बस्ट कर जाएंगी। वॉल्स क्या कर जाएंगी, बस्ट कर जाएंगी और ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। इन सब का ये जो बाहर निकलना स्पोर्स का, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्युलेशन कहते हैं, ठीक है। ये तो 3 फिनोमेना हमने देखे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बाइनरी फिजन, बर्डिंग और स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये पीछे जिन बच्चों की बुक्स पुरानी है उसमें ये पीछे सप्लीमेंट्री में दे रखा है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 1.1 का पैरा नंबर 1 चल रहा है उसमें हमको ऑलमोस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैं फिर कह रहा हूँ एक चीज़ को, हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करके चल रहे हैं और इसमें 2 पैरा कवर कर लिए हैं, पैरा नंबर 1 और पैरा नंबर 2, ठीक है। पैरा नंबर 3 में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है एनसीईआरटी ने। तो ये जो चैप्टर है हमारे पास, मैं फिर कह रहा हूँ, ये लर्न करने वाला, याद करने वाला है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई वैसा नहीं है, डाटा है पूरा पूरा। और 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको ये याद होता रहेगा। कोशिश करना इसी पॉइंट्स की फॉर्मेट में ही आप इनको क्या करें, नोट करें और याद करें। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पैरा की अगर हम बात करें तो वो बात कर रहा है मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स, ठीक है। एक्चुअली क्या है, फंजाई अब ये आ गए हैं मल्टी सेलुलरिटी की तरफ हम लोग। फंजाई और जो सिंपल प्लांट्स है ये हम लोग किधर आ गए हैं, मल्टी सेलुलरिटी की तरफ आ गए हैं। और लेकिन अभी तक क्या है, टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है। तो देखो क्या है यहाँ पर, ये लोग जो रिप्रोड्यूस करते हैं ना, तो इनके अंदर देखो एक लाइन लिखी हुई है, दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ध्यान रखना इस बात को, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी से एक खास तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ग्रो करता है और जिसकी हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। फिगर 1.3 अपने एनसीईआरटी में भी देखिए, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। जूस्पोर्स, ये खास टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसी के नाम से क्वेश्चन भी आता है। ध्यान रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जूस्पोर एक माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये हमको किसमें पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर मिलता है ये, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। कोनिडिया की बात करें तो जो पेंसिलियम है, फंजाई हमारे पास, उसके ऊपर देखा होगा इस टाइप से स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के 2 केस हैं, मैं बता दूं।
एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर हाइड्रा को फिगर के अंदर बर्डिंग दिखा रहे हैं। हाइड्रा की क्या दिखा रहे हैं? बर्डिंग दिखा रहे हैं ये लोग कि हाइड्रा बर्ड से करता है, ठीक है, इस तरह से बर्ड होता है, ये बर्ड डिटैच हो जाएगा और फिर ये एक पूरे नए हाइड्रा में क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, बदल जाएगा। हाइड्रा ही एक और तरीके से जो कि फ्रेगमेंटेशन, फिर कह रहा हूँ ये फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट सप्लीमेंट्री का मटेरियल है, पुरानी बुक्स में सप्लीमेंट्री में पीछे मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? अगर बाय चांस किसी वजह से हाइड्रा ब्रेक कर जाता है इनटू पीसेस, अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, तो उसका एक एक पार्ट ग्रो कर जाता है पूरे फुल न्यू इंडिविजुअल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं गैम्यूल्स। जो एनिमल किंगडम में स्पंजेस आता है, उसमें बॉडी के अंदर छोटे छोटे दानेदार चीजें बनती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैम्यूल्स। और गैम्यूल्स आगे जा करके पूरी फुल बॉडी में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत जरूरी है। और फिर कह रहा हूं जब ये एग्जाम्पल याद हो जाए तभी कुछ एक्स्ट्रा याद करने की कोशिश करना, पहले एनसीईआरटी। ओके, फिर एनसीईआरटी में पैरा के बाद उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी तुम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट और गैमेट का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। क्या तुम इसको क्लोन कहना चाहोगे? क्लोन की डेफिनेशन में चले जाओ, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं जो भी यहाँ से बनेगा वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरी चीज, एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करने के बाद जो बुक है वो हमको फिगर 1.4 में कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बातें दिखा रहा है, और उसमें रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है और बल्ब है। ठीक है, इस फिगर में जाकर के नीचे ये तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे कि बल्ब हमारा ऑनियन के अंदर होता है, ठीक है, रनर किसके अंदर है, राइजोम जिंजर के अंदर है, सकर किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल याद करना मस्ट है। तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर ही चमक रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पे भी इसलिए तुम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम दिखा रहा हूं, रनर का, राइजोम का, सकर का, ट्यूबर का, ऑफसेट का और बल्ब का। ठीक है, उसको कायदे से समझे कि आखिरकार बच्चा कंफ्यूज कर जाता है रनर में और सकर में। ध्यान रखना, सकर जो होता है वो अंदर की तरफ रूट वाइज आएगा, ठीक है, और रनर जो होता है वो ऊपर से चलेगा, ऊपर से ऊपर। ये प्लांट होता है, प्लांट की एक स्टेम होगी, वो झुक जाती है, उसमें रूटिंग हो जाती है, फिर ये ऊपर, और फिर ये टहनी झुक जाएगी, फिर यहाँ रूटिंग हो जाएगी, फिर ये प्लांट। ऐसा देखने में लगता है कि ये क्या कर रहा है? रन कर रहा है। और सकर में क्या रहेगा? सकर में एक प्लांट रहता है, उसकी जो रूट होती है धीरे से एक जगह से ग्रो कर जाती है ऊपर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सकर कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सकर एक रूट की वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और रनर स्टेम की वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, मैंने देखो फिर से इस बात को मेंशन किया है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। तो जो तुम्हारे फिगर में 1.4 में दे रखे हैं ना पार्ट्स, रनर, राइजोम, सकर, ये जो हिस्से हैं ये तुम्हारे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल के आंसर में आएगा। और अगर वो बात करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये सारे स्ट्रक्चर जो खास बने हुए हैं, ये किसके एग्जाम्पल है? एसेक्सुअल। लिखने का तरीका है केवल, यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बोला गया है, इसको वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल बोला गया है। तो ध्यान रखना, दोनों ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हैं, लेकिन इनके बोलने के तरीके में अंतर है, तो इसीलिए इनके जो आंसर आएंगे उसमें भी क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करें और जो बच्चों के पास एनसीईआरटी है वो लोग एनसीईआरटी से इसको मैच करें, रीड करें, साथ के साथ पढ़ते चलें। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, तो एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से कुछ प्लांट्स जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ का। इसका जिन लोगों ने नहीं देखा, इसको स्क्रीन पे इसका पिक आ रहा है, उसको देखें। इसको हम लोग वाटर हाइसिंथ कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल, एक्चुअली बंगाल में क्या है कि स्टैंडिंग वाटर, ये बहुत जल्दी जो स्टैंडिंग वाटर होते हैं वहां पर क्या करता है? बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। ग्रो करने से होता क्या है भाई, प्लांट जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, जैसा कि आप लोग पिक में भी देखा होगा कि पूरे फैल जाता है ये, तो क्या करेगा? ये पानी की ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? खींच लेगा।
इसको नीड है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से वहाँ के जो पानी की जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस वगैरह, ठीक है, उनकी क्या होने स्टार्ट हो जाती है, डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब समस्या ये है कि अगर हम इसको साफ भी करते हैं, एक तो स्टैंडिंग वाटर में होता है और बड़े से तालाब में अगर ये होगा, हम इसको साफ कर दें, मान लो आज आधा तालाब साफ किया तो कल तक ये और ग्रो कर चुका होता है, और इसीलिए इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल इसीलिए कहा जाता है कि इसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम कितना भी साफ कर लें और थोड़ा सा भी हिस्सा अगर उसका छूट गया है तो ये इतना तेजी से ग्रो करता है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए हमको इसके बीज या किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना तेजी से फैलता है, ये इतना तेजी से फैलता है कि बहुत जल्दी क्या करता है, वाटर बॉडी को कवर कर लेता है ये। तो यहां से हम इसके सारे आंसर कर सकते हैं कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। तो डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इतना फास्ट करता है। एनसीईआरटी में एक वर्ड लिख के छोड़ दिया है कि ये फिनोमिनल रेट पे बढ़ता है। फिनोमिनल मतलब काफी तेजी से एसेक्सुअली क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। दूसरी चीज, बहते हुए पानी में नहीं होगा, ये कहां पे होगा, ये स्टैंडिंग वाटर में होगा, और इसको हम लोग इन्वेसिव वीड कहते हैं। ये सारे टर्म्स मैं इसलिए बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे टर्म्स के साथ ही तुम्हारे पास क्वेश्चन पुटअप कर देंगे, ठीक है। नीट में सॉरी नीट में या फिर बोर्ड के एग्जाम में बोल देगा देयर इज वन इन्वेसिव वीड विच ग्रो एट फिनोमिनल रेट एसेक्सुअली, नेम देम। अब वो घुमा दिया क्वेश्चन, इन्वेसिव वीड बोला, फिनोमिनल रेट बोला और ये बोला। अब बच्चे को लग सकता है कि ये क्वेश्चन कहां से आया, बाहर से आया, बट ये बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी का ही है। तो ध्यान रखना, वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? पहली चीज, बहुत तेजी से ग्रो करता है, सारी ऑक्सीजन खींच लेता है, वहां उसके पानी, उस बॉडी पानी में रहने वाले फिशेस की, उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, और ये काफी मुश्किल होता है इससे छुटकारा पाना, क्योंकि ये एसेक्सुअली काफी तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। एक और इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स, कि नए प्लांटलेट्स जो होते हैं उनके ओरिजिन के कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में स्पेशल दे रखे हैं। जैसे कि पोटैटो की बात करी है उन्होंने, शुगर केन की बात करी है, बनाना की बात करी है, और जिंजर की बात करी है, और दलिया की बात करी है। ये जो प्लांट्स हैं, इनमें जो जैसे पोटैटो में देखा होगा आइज होती हैं, हम लोग उनको आइज बोलते हैं। शुगर केन में देखा होगा इस तरीके से, जहाँ पे नोट्स होते हैं यहाँ से। तो ये जितने भी पोटैटो, जिंजर, बनाना, जिंजर और दलिया है, यहाँ पर जो नए प्लांटलेट, जो नए पौधे उगते हैं, वो कहाँ से उगेंगे? ध्यान रखना, कहाँ से उगेंगे? नोड से, ठीक है। यानी कि ये सब स्टेम के द्वारा प्रोपेगेट किए जाते हैं। अगली बात करें अगर लोग एडवेंटिशियस बर्ड, यानी कि एडवेंटिशियस क्यों कहा गया? यानी कि बर्ड्स क्या होते हैं, जो स्टेम और लीफ के बीच में पाए जाते हैं, उसको बर्ड्स कहते हैं हम लोग। अगर इसके अलावा कहीं और पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस कहेंगे। ब्रायोफाइलम की लीफ ना देखी हो तो स्क्रीन पे देख सकते हो, प्लस एनसीईआरटी में भी है, वो कुछ इस टाइप से होती है। और इसकी जो डायग्राम गंदा बन गया है, इसके जो एक्चुअली नॉचेस होते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, रूटिंग हो जाती है, और ये यहाँ पे फिर एक पूरा पूरा प्लांट क्या करता है, ग्रो कर जाता है। यहाँ पे रूटिंग हो जाएगी और ये पूरा पूरा प्लांट क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाता है इस तरीके से, ठीक है। पिक्चर देख सकते हो स्क्रीन पे अपने एनसीईआरटी पर, वहाँ पे ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा ये। फिर एक क्वेश्चन है हमारे पास जो एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है, व्हाई अल्गी एंड फंजाई शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अल्गी और फंजाई भी हमने देखा था, सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं नॉर्मली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों? अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे थे, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने लगे। तो इसका कारण क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो इनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। फेवरेबल कंडीशन है तो ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज नहीं होती है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, ध्यान रखना। और इवोल्यूशन हमेशा बेटरमेंट की तरफ बढ़ता है, यानी कि पुरानी स्पीसीज से जो नई स्पीसीज आएगी वो पहले से क्या होती है, बेटर होती है। बस यही वजह है कि अनफेवरेबल कंडीशन में उनको सर्वाइव करना होता है। अगर उनके जीन्स में चेंजेस नहीं आएंगे
तो वो क्या हो जाएंगे, सबके सब मर जाएंगे। तो वो इसीलिए क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। इससे उनके जीन्स में चेंजेस आते हैं और वो उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। क्लियर हुई बात ये कि क्यों अलगी और फंजाई शिफ्ट करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। नोट करें इसे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने कुछ टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 1 के कवर किए, अभी आपने देखे। अब क्या करना है, एक्चुअली मेरे को आप लोगों को ये बताना है कि हम लोग हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हम लोगों ने जो अभी तक लेक्चर कवर किया है उसको हम लोग एनसीईआरटी से कैसे पढ़ेंगे। एक चीज़ बच्चों हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी हमसे बात करती है। अगर आप उसको सही मायने में सही तरीके से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपसे बात करेगी, और जब वो आपसे बात करेगी तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रही है तुमसे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमको समझनी है वो है, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं एक्चुअली, लैंग्वेज। ठीक है थोड़ी सी लैंग्वेज की इंग्लिश टफ माना जाता है, लेकिन जब भी आप उसको पढ़ें और अगर किसी लाइन का सही मीनिंग नहीं निकल पा रहा है तो कोशिश ये करें कि पहले उस लाइन को क्लियर करें। कैसे क्लियर कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपके पास इस समय ऐप्स हैं ट्रांसलेटर, जो कि क्या है, ट्रांसलेट कर लेती हैं, जिसमें आप में पहला ऐप में आप डाल सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर और दूसरे में डाल ले सकते हैं हम लोग यू डिक्शनरी। अगर आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को इसमें जा कर के क्या कर दें, टाइप कर दें या बोल दें, वो बोलने से भी क्या करता है, ऐप उन वर्ड्स को ले लेता है, तो एग्जैक्ट मीनिंग उसका निकल के आ जाता है। ठीक है, और जब उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आएगा तो आप लोगों को काफ़ी बेटर एनसीईआरटी क्या होगा समझ में आएगी। तो चलिए अब इसको एनसीईआरटी को मैं रीड करूंगा और देखेंगे कि आखिर एनसीईआरटी किस तरह पढ़ी जाएगी और कैसे समझी जाएगी और किस तरीके से उसमें से पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और समझना है। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग लेना। हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रीफ ले चुके हैं चैप्टर का। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाहती है। चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देख सकते हैं चैप्टर का नाम ही क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और बेसिकली ये दो चीज़ों को कवर करेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या कह रहा है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक ऑर्गेनिज्म कुछ खास समय के लिए ही जिंदा रहता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ जो टाइम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, उसको हम उसकी लाइफ स्पैन से डिफाइन करते हैं। हम लाइफ स्पैन जब भी कोई पूछेगा क्या होता है तो हम लोग आपसे कहा करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का टाइम लाइफ स्पैन कहलाता है। तो लाइफ स्पैन्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1। जो फिगर है हमारे पास पीछे 1.1 इस चैप्टर में, उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के बारे में दे रखा है। देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, पैरेट के बारे में दे रखा है 140 ईयर्स। ठीक है, ऊपर क्रो है, क्रो का दे रखा है 15 ईयर्स। तो ये फिगर है हमारे पास, इसमें कुछ के दे रखे हैं और कुछ ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं जो आपको खुद से नेट से सर्च करने हैं और इसको लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है ये। ओके, सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन। बाकी के बनाए हुए हैं उसके अंदर फिगर जिसकी लाइफ स्पैन तुमको ढूंढनी है और लिखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है एग्जामिन द लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ स्पैन को एग्जामिन करो, देखिए रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.1। फिर कह रहा है इजंट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिग्यूइंग टू नोट दैट, क्या ये वाकई में इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अजीब सा है, टू नोट दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज अ फ्यू डेज, कि यहाँ पे कुछ की जो लाइफ है वो कुछ दिनों की है और कुछ की जो लाइफ है वो कई हजार साल तक की होती है। जैसे कि हम प्लांट्स की बात करें
तो कुछ प्लांट्स कई हज़ार साल तक जिंदा रहते हैं। और अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करें तो उनकी लाइफ जो होती है फ्यू डेज़ की होती है, ठीक है। फिर कह रहा है बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पेंस ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दो एक्सट्रीम के बीच में, एक्सट्रीम्स मतलब बिल्कुल फ्यू डेज से लेकर के कई हज़ार साल तक के जो लाइफ स्पेन है, इसके बीच में बाकियों की लाइफ होती है, कुछ कईयों के कुछ साल, कईयों के कुछ महीने, कईयों के अलग अलग रहती है करके। फिर बात करें अगर हम लोग क्या कह रहा है ये, यू मे नोट दैट, तुमने नोट किया होगा, लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइज। जो लाइफ स्पेन है उसका साइज से कोई रिलेशन नहीं है। छोटे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन ज़्यादा हो सकती है, बड़े ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन छोटी हो सकती है। द साइजेस ऑफ क्रोज एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पेन शोज अ वाइड डिफरेंस। कौवे की और पैरट की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है, जबकि दोनों के साइज लगभग बराबर हैं। सिमिलरली वो क्या कह रहा है, अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। मैंगो ट्री की लाइफ काफ़ी छोटी होती है कंपेयर टू पीपल ट्री। वट एवर बी द लाइफ स्पेन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। लाइफ स्पेन जो भी हो, हर किसी की ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है वो निश्चित है। डेट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, कोई भी अमर नहीं है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कह रहा है यानी कि कोई तो अमर है। अमर कौन है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस बात को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्यों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग इमॉर्टल कहते हैं, क्यों वो अमर है, ठीक है। फिर बात आती है, वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये बात क्यों कहा जाता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में डेथ नहीं होती है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे ही वो मैच्योर होते हैं तो क्या होता है, एक सेल दो में डिवाइड कर जाता है। जैसे वो मैच्योर होते हैं वो एक से दो में टूट जाता है, उनकी डेथ आ ही नहीं पाती है, ठीक। फिर कह रहा है, गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर। कह रहा है कि ये एक रियलिटी को देख रहे हो और क्या तुम्हें कभी सोचा है या कभी सोच के तुम्हें हैरानी हुई है कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज अर्थ पे रह रहे हैं और वो कितने हैं। क्वेश्चन कर रहा है हमसे, हम लोग इसको सर्च कर सकते हैं नेट पे। फिर कह रहा है, देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर्स दिस कंटिन्यूटी। फिर वो कह रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोसेस जरूर होगी जो ये इंश्योर करेगा कि वो लगातार निरंतर इस अर्थ पे जीवित रहें या उनकी स्पीसीज लगातार इस अर्थ पे बढ़ती रहे, क्योंकि उनकी तो डेथ हो जाती है एक टाइम के बाद। तो आखिरकार वो उनकी प्रजाति आज के टाइम पे अर्थ पे जिंदा कैसे है। फिर कह रहा है, येस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। आखिरकार उसका जो आंसर है वो क्या है, रिप्रोडक्शन। ये जो इतने लंबे समय काल तक कोई स्पीसीज अपने आप को अर्थ के ऊपर जिंदा रखे हुए है, वो क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, जो कि हम इसको अब देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, अब एनसीईआरटी क्या कह रही है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक नए यंग वन को या ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि सिमिलर टू इटसेल्फ होता है, जो कि उसी के जैसा कैसा होता है, सिमिलर होता है। नाउ द ऑफस्प्रिंग ग्रो, बढ़ता है, मैच्योर होता है, एंड इन टर्न, और फिर बदले में बड़े होने के बाद प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, और वो फिर से न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, साइकिल होती है बर्थ की, ग्रोथ की और डेथ की। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी, रिमेंबर दैट रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी। रिप्रोडक्शन क्या कर रही है, इनेबल कर रही है कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, कि एक स्पीसीज लगातार जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस अर्थ पे बनी रहे। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये सारी बातें जो हैं कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं और किस तरह से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 5 में हमको पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट पैरा क्या कह रहा है, देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ये बात हमको पता है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं हैं, तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं।
एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपना ही मैकेनिज्म इवॉल्व कर रखा है टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। उसने हर किसी ने अपने अपने तरीके ईजाद कर रखे हैं मल्टीप्लाई करने के और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट और उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा ये चीज़ डिपेंड करेगी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पर और कुछ और अदर फैक्टर्स होते हैं। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइप, कह रहा है कि रिप्रोडक्शन में बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन है या दोनों का है। हम लोग रिप्रोडक्शन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, जब ऑफस्प्रिंग एक सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब हेडिंग है हमारे पास 1.1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि दो टाइप के जो रिप्रोडक्शन थे हमारे पास, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, उसमें से सबसे पहले हेडिंग ले ली है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या कह रहा है, इन दिस मेथड, इस मेथड में अ सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, एक सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए ऑफस्प्रिंग को। एज ए रिजल्ट, इसके तहत, इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि सिंगल पेरेंट ही रिप्रोड्यूस कर रहा है, द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, आर नॉट ओनली आइडेंटिकल, वो केवल आइडेंटिकली नहीं होते हैं बट दे आर ऑल्सो द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज भी होते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, क्वेश्चन ये कर रहा है आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से ही इन्वॉल्व हुए हैं तो ये लोग जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और ऐसे जेनेटिकली आइडेंटिकल जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं क्लोन। क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, जब भी दो इंडिविजुअल जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो उसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करेंगे क्लोन का। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला पैरा कह रहा है, वो देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, कितने बड़े पैमाने पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन, काफ़ी कॉमन है अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वो फुल वो है कि पूरी तरीके से वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बहुत ही रेयर चांस है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना ऐसे प्लांट ऑर्गेनिज्म जिनका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होने का मतलब है कि उनके अंदर टिश्यू लेवल का अभी तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाया, केवल सेलुलर लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन है। इन प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरास द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, क्या कह रहा है, प्रोटिस्टा में और मोनेरास में द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि प्रोटिस्टा में और मोनेरा में जो सिंगल पेरेंट होता है वो डिवाइड हो जाता है टू में और वो एक नए ऑफस्प्रिंग्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फिगर 1.2 की बात कर रहा है, फिगर 1.2 देख लें तो ये क्या कहना चाह रहा है, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। पहला है बर्डिंग, बर्डिंग हम लोग देख सकते हैं ईस्ट के अंदर, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में से हल्का सा एक बर्ड बाहर निकल के आ रहा है, फिर ये यहाँ से पूरा कट लग जाएगा, ये देखिए कट लग गया, फिर ये बर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच होकर के बाहर आ जाएगा और ये जो बर्ड है पूरा फुल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। बी बाइनरी फिजन इन अमीबा, जो कि हम लोग 10th में भी देख चुके हैं,
यहाँ पर ये डायग्राम पूरा नहीं है, तो ये साइड में जो डायग्राम है ये डॉटर सेल वाला बी, ये हमारे पास अमीबा वाला है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट, अब ये आगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है इन दीज ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन खुद ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि भाई सिंगल हैं, तो जैसे ही एक सेल मैच्योर होता है ये डिवाइड कर जाता है दो में, तो हम कह सकते हैं कि ये जब दो में डिवाइड करता है तो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन कहलाएगा। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। कई सारे बाइनरी फिजन के तहत रिप्रोड्यूस होते हैं। वेयर अ सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स। क्या कह रहा है, बाइनरी फिजन में क्या होगा, एक सेल दो टुकड़ों में टूट जाता है। एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट। ये जो दोनों टुकड़े होते हैं धीरे से बहुत जल्दी क्या करते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें दे रहा है अमीबा और पैरामीशियम। ध्यान रखना है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मस्ट हैं जो तुमको याद कर रहे हैं। फिर कह रहा है इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। ईस्ट में अभी हम लोगों ने पीछे देखा था जो हल्की सी बर्डिंग हुई थी, यहाँ से हल्का सा बर्ड निकल रहा था। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हल्का सा जो बर्ड निकला था ईस्ट में, ये कैसा था, अनइक्वल था, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है ना, जो बर्ड था वो छोटा था, पेरेंट बड़ा था। तो कह रहा है इन ईच द डिवीजन इज अनइक्वल। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली। जो कि शुरुआत में तो ये बर्ड पेरेंट से इनिशियली अटैच रहता है, ठीक है, टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली, जो कि अंततः आखिरकार गेट सेपरेटेड, अलग हो जाता है, एंड मैच्योर होता है इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कह रहा है प्लीज सी द पेज नंबर 287 ऑल्सो। 287 यानी कि कुछ बुक्स हैं जो नई बुक्स आ रही हैं उनमें कुछ मैटर है सप्लीमेंट्री जो कि आगे ऐड कर दिया गया है, और कुछ बुक्स जो पुरानी है उसमें अभी भी सप्लीमेंट्री मटेरियल पीछे है। ये जो पेज है 287 उसमें वो सप्लीमेंट्री मटेरियल की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं आखिरकार सप्लीमेंट्री मटेरियल में वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये सप्लीमेंट्री पार्ट है, इसमें वो अमीबा की एक और कंडीशन की बात कर रहा है। वो कौन सी कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अमीबा क्या करता है, विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया। उसके जो सूडोपोडिया होते हैं, अमीबा इस तरह से रहता है, तो उसके सूडोपोडिया होते हैं, उनको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो उनको विड्रॉ कर लेगा, वापस से खींच लेगा, और ये एक इस टाइप के सिंगल सेल की फॉर्म में आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, विड्रॉ वापस खींच लेता है अपने सूडोपोडिया को, एंड सिक्रीट्स अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग। मैं बता चुका हूँ 3 लेयर्ड की हार्ड कवरिंग को सिक्रीट करता है, और 3 लेयर हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ, और अपने आसपास एक हार्ड कवरिंग जो फॉर्म कर लेता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। फिर क्या होता है, दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज इंसिस्टेशन। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, जब फेवरेबल कंडीशन, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कि वो इजीली सर्वाइव कर सकता है, वो रिटर्न होता है, द इंसिस्टेड अमीबा, जो इंसिस्टेड अमीबा होता है ये वाला, डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन। इसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है, यानी कि ध्यान रखना जो अमीबा है वो मल्टीपल फिजन प्लस बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन प्लस बाइनरी फिजन दोनों से ही डिवाइड कर सकता है। एंड प्रोड्यूसेस मैनी माइन्यूट अमीबा और सूडोपोडियो स्पोर्स, बहुत छोटे छोटे से स्पोर्स बनाता है जिसको हम लोग सूडोपोडियो स्पोर्स या फिर अमीबा कह सकते हैं। देन द सिस्ट वॉल बर्स्ट, जब बहुत सारे इसके अंदर, ये इसको हम इस तरह से ले लें, बहुत सारे इसके अंदर सूडोपोडियो स्पोर्स बन जाएंगे, तो ये जो वॉल्स होती है फाइनली क्या कर जाएगी, ये जो वॉल होती है फाइनली बस्ट कर जाती है। द सिस्ट वॉल बस्ट आउट एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड। जो स्पोर्स होते हैं उसके अंदर से वो बाहर आ जाते हैं इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबे। दिस फिनोमेना नोन एज स्पोरुलेशन। तो ये फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। ओके, अब हम वापस अपने पेज पे लौटते हैं जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, देखते हैं वहाँ पे अब आगे और क्या बोल रहा है। ये क्या कह रहा है ये एनसीईआरटी, मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स। कई सारे फंजाई और सिंपल प्लांट्स किंगडम के कुछ मेंबर्स हैं, सच एज अलगी, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कुछ खास तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फिगर है 1.3, ये चेक कर सकते हैं आप, ये फिगर है 1.3 जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं।
ठीक है। जो स्ट्रक्चर ए है वो क्लेमाइडोमोनास के लिए है, ये स्ट्रक्चर बी पेंसिलिन के लिए है, देन स्ट्रक्चर सी हमारे पास बर्ड्स इन हाइड्रा है, और स्ट्रक्चर डी जो है वो गैम्यूल्स इन स्पंजेस है। तो इस पिक्चर्स को अच्छे से आप स्टडी करें, और ये जो फिगर है, फिगर की एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। फिगर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड से भी एंड इवन नीट से भी। तो क्या कह रहा है, ये जो किंगडम फंजाई और कुछ सिंपल प्लांट्स हैं जिसके पास कुछ खास स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स, जैसा देखा अभी हम लोगों ने, आप फिगर में देख सकते हैं, एंड यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। जूस्पोर्स जो कि यूजुअली कैसे होते हैं, यूजुअली मोटाइल होते हैं, ठीक है। यूजुअली कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये मतलब चल फिर सकते हैं। अभी देखा था हम लोगों ने, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लैजिला वगैरह होता है, तो ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो क्या बोल रहा है, जो जूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक। फिर अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या क्या है, कोनिडिया जो कि पेंसिलिन में पाए जाते हैं, बर्ड्स हाइड्रा में होते हैं, गैम्यूल्स कहाँ होते हैं, स्पंजेस में होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसकी हेडिंग क्या होगी, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे ये, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, ओके। अब ये हमसे आगे क्वेश्चन करेगा एनसीईआरटी, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो कह रहा है हमसे, यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कि प्लांट्स के फ्लावर पार्ट को छोड़ के किसी और पार्ट से अगर हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आप क्या सोचते हैं, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? यस, हमको ये बात पता है। व्हाई डू यू से सो, तुम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनती है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होती है, सेम होती है। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? यस, हम लोग उसको क्लोन कह सकते हैं। अब वाइल इन एनिमल्स and other simple organism the term asexual is used unambiguously. in plant the term vegetative reproduction is frequently used. जिस तरह से एनिमल्स में और कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम लोग टर्म एसेक्सुअल यूज करते हैं, उसी तरह अनएम्बिगुअसली, स्पष्ट रूप से बिना किसी कंफ्यूजन के प्लांट के अंदर हम लोग एसेक्सुअल की जगह पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। सच एज रनर, रनर हो सकता है, राइजोम हो सकता है, सकर हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है, ऑफसेट हो सकता है, बल्ब हो सकता है। फिर से कह रहा हूँ, और इसके मैंने स्क्रीन पर आप लोगों को डायग्राम भी दिखाए थे, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। क्या क्या इसमें अंतर होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसके आपको एग्जाम्पल के साथ एक एक लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। फिर ये क्या कह रहा है, ये सब क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। इन सब के अंदर क्षमता होती है कि ये नए ऑफस्प्रिंग को क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। फिगर 1.4, अब वापस आ जाते हैं फिगर 1.4, जैसे नीचे लिखा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ये वर्ड पे ध्यान देना खास, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म मतलब कि ये बात कर रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो इसमें यहाँ पे हमारा कुछ एग्जांपल्स हैं, आइज ऑफ पोटैटो, राइजोम्स ऑफ जिंजर, बुलबिल ऑफ अगेव, लीफ ऑफ बर्ड्स, ब्रायोफाइलम, ऑफसेट ऑफ वाटर या वाटर हाइसेंथ। ये देख सकते हैं, ये ऑफसेट है इसका, ठीक है। ये जो डंडी से निकली रहती है, मतलब इस पार्ट से ये एक स्टेम से ग्रो करेगी पानी के अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट। और फिर इसके नोड पे जा करके ये प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। तो सबके डायग्राम यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है, ये आप लोगों को अच्छे से देखने हैं और लर्न करने हैं, और डायग्राम अच्छे से याद करने हैं। कई बार डायग्राम में ABCD करके दे देते हैं, जो मार्क कर रखे हैं पार्ट्स उसके, वो ABCD करके, जैसे कि मान लो यही है डायग्राम यहाँ पर, ये इसको इस तरीके से दे देगा, यहाँ पे इस तरह से मार्क करके यहाँ पे A लिख देगा, और इस तरह से मार्क करके यहाँ B लिख देगा, और तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A लिख देगा और यहाँ पे B लिख देगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ A क्या है और B क्या है, और तुमको ये चीज़ बतानी रहेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स,
दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है नहीं, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल, इसीलिए प्रोसेस क्या है, एसेक्सुअल है। फिर से वो रेफर करवा रहा है हमको पेज नंबर 287 पर, देखते हैं वहाँ पर सप्लीमेंट्री मटेरियल में क्या है बातें जो ये बताना चाहता है हमको। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये हमको क्या बताना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स, अगर बॉडी टूट जाए इनटू डिस्टिंक्ट स्पीसीज, अलग अलग टुकड़ों में फ्रेगमेंट हो जाए, तो क्या होगा, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट, हर एक फ्रेगमेंट अडल्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, जो कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा जो है, तो हाइड्रा जो है वो क्या कर सकता है, बाय बर्डिंग और बाय फ्रेगमेंटेशन, दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि अमीबा जो था वो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों काम कर सकता है। दिस इज आल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? ठीक है, तो वापस चलते हैं हम लोग, देखते हैं एनसीईआरटी अंदर क्या कह रही है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव हर्ड, तुमने सुना होगा, अबाउट द स्कर्ज ऑफ द वाटर बॉडीज। स्कर्ज मतलब वाटर बॉडी जो सफ़र करती हैं किसी, मतलब ना सफ़र करने का मतलब क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम, वाटर बॉडीज़ की प्रॉब्लम के बारे में, और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल, दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट। टेरर ऑफ बंगाल कुछ और नहीं है, एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको कि हम लोग वाटर हाइसिंथ के नाम से जानते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड, वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव, इन्वेसिव मतलब होता है जो घर में आके घुस जाए और हमला कर दे, वो वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश में इन्वेसिव का मतलब। ठीक है, यानी कि जिस वाटर बॉडी में जाती है वहाँ पे बड़ी तेज़ी से फैलेगी, और वहाँ की जो लोकल, वहाँ की जो पानी में रहने वाले फिश वगैरह हैं उनको क्या करती है, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये उस पानी के सारा ऑक्सीजन खींच लेती है। मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेरेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, होती कहाँ पर है ये, स्टैंडिंग वाटर में होंगी। इट ड्रेन्स, ड्रेन्स मतलब खींच लेती है ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, विच लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेज, जिसकी वजह से फिशेज की डेथ हो जाती है। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर नंबर 13 और 14। ये जो वाटर हाइसिंथ के बारे में डिटेल में आएगा तो आपके पास चैप्टर नंबर 13 में और 14 में। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो डैट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ये इंडिया में लाया गया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप्स ऑफ लीफ, इसके बड़े सुंदर फूल और पत्तियां होते हैं जो देखने बड़ा अच्छा लगता है, इसी वजह से इसको बाहर से इंडिया में लाया गया, और अब ये एक वीड की तरह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे इंडिया में। सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, कैसे प्रोपोगेट करता है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है एट अ फिनोमिनल रेट, काफ़ी तेज़ी से, एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज, पूरी वाटर बॉडी में फैल जाता है इन अ शॉर्ट पीरियड, बहुत ही थोड़े समय में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, इसीलिए इससे छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल होता है, थोड़ी टाइम में बहुत जल्दी फैल जाएगा, थोड़ा सा भी उसका टुकड़ा रह जाएगा तो तुरंत वापस से पानी में फैल जाएगा। अभी क्या कह रहा है, आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक्स, क्या आप जानते हैं कि प्लांट जैसे कि पोटैटो, आलू, शुगर कैन, गन्ना, बनाना, केला, जिंजर, अदरक, दलिया, ये सब कल्टीवेट कैसे किए जाते हैं। तो फिर ये कह रहा है, हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइस, अभी पीछे हमने देखा था ना आलू के नोड्स में से जो छोटे छोटे किल्ले निकल रहे थे, जिसे हम किल्ले कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, उन्हें हम आइस कहते हैं। क्या कभी ऐसा देखा है? ऑफकोर्स देखा होगा, घरों में आप लोगों ने आलू वगैरह में छोटे छोटे किल्ले निकलते हैं। ऑफ पोटैटो ट्यूबर, जो उसका जो पोटैटो का जो पार्ट होता है उसको हम लोग ट्यूबर भी बोलते हैं, जो आलू जो हम खाते हैं। फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना, ये शायद ना देखा हो एक बार को, इसको आप नेट पे डाल के देख सकते हैं इसका डायग्राम, राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। फिर कह रहा है व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन, अगर आप केयरफुली देखोगे कि आखिरकार किस हिस्से से वो किल्ले, वो बर्ड निकल रहे हैं, तब पता चलेगा कि जो नए प्लांटलेट्स होते हैं इन द प्लांट लिस्टेड अबव, जो कि ऊपर ये बताए गए हैं, यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम नोड्स, वो सब के सब किल्ले या जो प्लांटलेट्स है वो सब के सब कहाँ से निकल रहे हैं, नोड से निकल रहे हैं।
ठीक है, तो सबके सब कहाँ से निकल रहे हैं, नोड से निकल रहे हैं। ओके, प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, जो कि एक मॉडिफाइड स्टेम में, यानी कि आलू क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, जिंजर क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, उसमें जो मौजूद है ऑफ स्टेम ऑफ दिस प्लांट। व्हेन द नोड्स कम इन कॉन्टैक्ट, जब ये नोड कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल, एक डैम्प सॉइल से टच में आती है, वाटर, डैम्प सॉइल और वाटर के, तो इसके अंदर से रूट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और एक ये नया प्लांट्स को ग्रो कर देता है। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स arise from the notches present at the margin of leaves of bryophyllum. Similarly, adventitious birds arise from the notches. Notches मतलब जो किनारे होते हैं, adventitious bird की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो किनारे हैं, ये notches हैं, ये ठीक है ना, ये notches हैं, ये notches है, यहाँ से क्या निकल रहे हैं, ये birds से यहाँ से क्या रूट्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ठीक है, दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड, ये जो एबिलिटी है इसको हम फुल्ली एक्सप्लॉइट करते हैं, कौन, गार्डनर। एक्सप्लॉइट करने का मतलब इसका फुल्ली यूज़ करते हैं गार्डनर, जिससे कि हर जगह पूरे छोटे, मतलब हर बार हमको बीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम पत्तों की हेल्प से ही पूरे गार्डन में उस पौधे को उगा सकते हैं। बाय गार्डनर एंड फार्मर फॉर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल मेथड काफ़ी कॉमन मेथड है। दैट हैव ए रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। कंडीशन क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, सिंपल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हर एक सेल्स को माइटोटिकली डिवाइड करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होना चाहिए, मतलब सिर्फ सेलुलर लेवल, मल्टी सेल हो सकते हैं बट टिश्यू ना बने हो उनके। फिर उसमें भी कंडीशन बता रहा है कौन कौन से कर सकते हैं ऐसे प्लांट, आल्गी है, फंजाई है, एंड दे आर, ठीक है, लाइक आल्गी एंड फंजाई। फिर कह रहा है एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को में भी शिफ्ट कर जाते हैं जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। ध्यान रखना, जब भी एडवर्स कंडीशन आते हैं वो तभी सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं। क्यों, इसके बारे में मैंने बताया था, क्योंकि उनको अपने जीन्स में कुछ वेरिएशन चाहिए होते हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। वो कह रहा है बताओ कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो सिंपल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर वगैरह होती हैं और जीन्स में चेंजेस आते हैं। जीन्स में चेंजेस आने की वजह से इनके अंदर कुछ चीज़ें इवॉल्व करती हैं जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। अब ये क्या कह रहा है, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, क्यों फेवर करती है, ये बात सब समझ में आ गई होगी। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जो होते हैं उनके पास एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। जैसे कि हमको पता है, अगर हम बात करें आम की, तो हमको पता है आम की टहनी को हम काट के लगा देते हैं, जिसे हम कलमी आम कहते हैं, ठीक है, और उसके बीज से भी हम उसे उगा सकते हैं। तो उनके पास दोनों ही चीज़ें होती हैं, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स की बात करें तो उनमें ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो देखते हैं सेक्शन 1.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा, एनसीईआरटी से उसको समझा। अब आगे चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। उसको समझने से पहले देखते हैं कि आखिरकार एनसीईआरटी ने हमारे लिए क्या चीज़ पढ़ने के लिए रखी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट एनसीईआरटी क्या चाहती है कि हम लोग क्या पढ़ें और हम लोग क्या समझें और हमारे बोर्ड में और नीट में क्या आएगा। तो कुछ टर्म्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहला टर्म हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल होता है और जो फीमेल होता है, ये दोनों के दोनों गैमेट्स को बनाते हैं। मेल क्या बनाएगा, स्पर्म, और फीमेल क्या बनाएगा, ओवम। ये दोनों जाकर के क्या करते हैं, फ्यूज करेंगे और एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये फ्यूज कर जाएंगे और एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं
सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। ठीक है, तो दो गैमेट्स का आपस में मिलना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्यूजन। ये दो गैमेट्स आपस में मिल गए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे फ्यूजन। इसी का दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन, इसी का दूसरा नाम है सिंगेमी। तो सिंगेमी कह लो, फर्टिलाइजेशन कह लो, या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कह लो, एक ही बात है। ये कहां पे होगा? जहां पर कहीं पे भी दो गैमेट्स का मिलना है, वहां पे हमेशा फ्यूजन होना है। फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। अब ये जो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है जाइगोट, ये आगे जाकर क्या करता है? इसके अंदर ढेर सारे सेल्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, या फिर हम ऐसा कह लें कि जो जाइगोट होता है डिवीजन स्टार्ट करता है। सबसे पहले ये 2 में बटेगा, फिर ये 4 में बढ़ जाएगा, और इस तरीके से बढ़ते 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 इसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं, और ये सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे, और यही जो स्ट्रक्चर बाद में जा करके एम्ब्रियो का फॉर्म ले लेता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। ये एम्ब्रियो आगे जा करके प्लांट के केस में और एनिमल्स के केस में पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स के केस में बनेगा न्यू इंडिविजुअल, प्लांट्स के इंडिविजुअल ये बनता है एनिमल्स के केस में, और प्लांट्स के केस में ये बन जाता है, हम लोग देखेंगे, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट के में कन्वर्ट हो जाता है, देखेंगे उसको बाद में। तो एम्ब्रियोजेनेसिस बात समझ में आ गई। फ्यूजन क्या हो गया? स्पर्म और ओवम का मिलना, ठीक है, उसको फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, सिंगेमी भी कह सकते हैं। जाइगोट का बनना, जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, जो कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, और जाइगोट के अंदर फिर ढेर सारे क्या होते हैं? सेल का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो टर्म आता है वो है जुवेनाइल फेज। अच्छा, जब एक इंडिविजुअल, अगर मैं बात करूं, एक बच्चे का, चाइल्ड का जन्म होता है, ठीक है, और वो करीब करीब 12 से 13 साल लग जाते हैं उसको सॉरी गैमेट्स को बनाने में। यानी कि अगर बॉय है तो कम से कम 12 या 13 साल के बाद जाकर के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और अगर गर्ल है तो 10 या 11 साल में जाकर के ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो बर्थ से लेकर के गैमेट फॉर्मेशन, हम लोग कह सकते हैं क्या? गैमेट फॉर्मेशन का जो टाइम है, ये जो टाइम होता है बीच में, यही टाइम क्या कहलाता है? जुवेनाइल फेज। ठीक है ना? फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू, या टिल, जब तक कि वो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, वो टाइम क्या कहलाता है? जुवेनाइल फेज कहलाएगा। और वही जुवेनाइल फेज प्लांट्स के केस में उसको हम लोग क्या कह देंगे? वेजिटेटिव फेज कह देंगे। एनिमल्स में जुवेनाइल फेज कह देंगे, प्लांट्स में क्या कह देंगे? वेजिटेटिव फेज कह देंगे। अब इसके बाद एक स्टेज और आती है, जब वो गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेता है, तो हम लोग कहते हैं कौन सी स्टेज आ गई है? रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गई है। कौन सी स्टेज आ गई है? रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद लास्ट में आती है सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब एंड ऑफ सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो फीमेल्स आफ्टर 45 एज उनको मीनोपॉज हो जाता है, ओवम बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टेज कहलाती है सेनेसेंस। दो चीजें होती है सेनेसेंस में, एक तो रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है, गैमेट्स बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है, और उनका जो मेटाबॉलिज्म है, आई थिंक मेटाबॉलिज्म टर्म से आप लोग वाकिफ होंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड अ बॉडी। ये दोनों प्रोसेस क्या होती है हमारे, ये खत्म हो जाता है और ये स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट के लिए कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। इनका क्या मतलब है इसको समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा ऊपर हम रब कर लेते हैं। ठीक है, तो एनुअल, एनुअल से मतलब क्या है? ऐसे प्लांट्स जो एक ही सीजन में, सिंगल सीजन, एक ही सीजन में, है ना, सीजन जो हम लोग कहते हैं ना कि एक सीजनी फल होते हैं, एक ही सीजन में ग्रो करेंगे, और या फिर ये कह लो कि अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करके फ्रूट दे देंगे और उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी सिंगल सीजन में। उनको हम लोग कहते हैं एनुअल प्लांट्स।
फिर हमारे पास आते हैं बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं वीट का। गेहूं के बारे में मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे। हम लोग उसको करीब करीब अक्टूबर की तरफ लगा देते हैं, हल्की सर्दी होती है, और फिर जा करके जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है जनवरी फरवरी की तरफ, ठीक है, उसमें तब फ्लावरिंग आती है और फाइनली मार्च अप्रैल की तरफ वो जा करके पकते हैं। यानी कि उनको कोल्ड, विंटर और समर दोनों ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर उनको 2 सीजन लग जाते हैं, 2 सीजन्स, और इसीलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं, बाइनियल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को 2 सीजन में पूरा कर पाते हैं। ध्यान रखना, बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, एनुअल से मतलब ईयरली, ईयर नहीं होता है, सीजन होता है। बाइनियल का मतलब 2 सीजन लगेंगे, 2 साल नहीं 2 सीजन लगेंगे। और पेरिनियल, ठीक है, पेरिनियल मतलब जो हर सीजन में, जैसे कि आम का पेड़ हर सीजन में क्या करेगा, वो जैसे ही उनका सीजन आएगा वैसे ही फ्लावरिंग होगी और उसके अंदर फ्रूटिंग हो जाएगी। तो एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, ये 3 टाइप के प्लांट्स हैं हमारे पास। फिर आते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अगर हम इसकी बात करें, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें, तो ये हमको प्लांट्स के अंदर कम देखने को मिलता है या फिर ना के बराबर देखने को मिलता है। ये हमको देखने को मिलेगा एनिमल्स के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा, एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा। मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या है कि अगर हम लोग नॉर्मल सी बात करें एनिमल्स की, ह्यूमंस को ले लेते हैं, तो जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, एट द टाइम जब वो 11-12 साल के होते हैं, ओवम और स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बॉयज़ के अंदर दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उनकी आवाज़ हल्की सी भारी हो जाती है। जो फीमेल्स होती हैं उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। यही सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आती हैं। फिजियोलॉजिकल की बात करें अगर हम लोग, तो फिजियोलॉजी में हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस आना। और कई सारी हमारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि यहाँ पर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं हमें, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें हमको एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है मैमल्स, और उसके अंदर टर्म दे रखे हैं प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट। मैमल्स की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं इनको स्तनधारी जीव, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपने बेबीज़ को क्या करते हैं, फीड करते हैं। क्या, मिल्क, जो पैदा होने के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। इन मैमल्स को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। बहुत से बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइमेट्स क्या है और ये नॉन प्राइमेट्स क्या है। तो प्राइमेट्स का मतलब वो मैमल्स जो कि नर वानर है ना, नर जैसे या वानर जैसे दिखते हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमेट्स। यानी कि इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, ह्यूमंस एंड एप्स, मंकी वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सब लोग इसके अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर, प्राइमेट्स के अंदर। नॉन प्राइमेट्स जो मैमल्स तो हैं लेकिन वो नर वानर जैसे नहीं दिखते हैं, जैसे काऊ बफेलो, अलग है एकदम। इनके अंदर जो प्राइमेट्स होते हैं इनके अंदर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये डिटेल में आएगा 4th चैप्टर में, और सॉरी 3rd चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम देखेंगे किस तरीके से रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और ऑयस्टर साइकिल, जिस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसी तरीके से क्या होती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर ऑयस्टर साइकिल होती है। आप लोगों को अगर ध्यान होगा कि जब भी बरसात का टाइम होता है तो देखा होगा जो फीमेल डॉग होते हैं उनके इर्द गिर्द काफ़ी सारे मेल डॉग होते हैं। वो साल में 1 या 2 बार होता है, यानी कि उनके अंदर ऑयस्टर साइकिल स्टार्ट हो चुकी होती है। साल में 1 या 2 बार होता है ऐसा। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एवरी मंथ, हर मंथ में उसकी साइकिल रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ऐसा प्राइमेट्स के अंदर होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो एक खास सीजन में ही साइकिल जिनकी स्टार्ट होती है, यानी कि इसी टाइम पर ये लोग क्या बनाएंगे, ओवम। यहाँ फीमेल क्या बनाएंगी, ओवम बनाएंगी। तो ये क्या कहलाएंगे, सीजनल ब्रीडर्स कहलाएंगे। किसी खास सीजन में ही ब्रीड करेंगे। और एक होते हैं कंटिन्यूस, किसी भी टाइम पे, जैसे कि मैन है ना, कोई मौसम नहीं है, किसी भी टाइम पे वो लोग ब्रीड कर सकते हैं, कोई भी मौसम में ब्रीड कर सकते हैं। सेनेसेंस को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये सारे टर्म्स थे जो एनसीईआरटी में हमको समझने थे। उसके बाद अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। प्री फर्टिलाइजेशन, अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर लें तो प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। पहला तो गैमेटोजेनेसिस,
गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट जेनेसिस मतलब बनना किसका, गैमेट्स का, गैमेट्स का बनना। फीमेल के अंदर ओवम बनेगा, मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे। और क्या होगा, दूसरी चीज होगी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। गैमेट्स का ट्रांसफर मेल के द्वारा फीमेल बॉडी के अंदर क्या किया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। और प्लांट्स में क्या होगा, पॉलिनेशन। ये सारी बातें डिटेल में आएंगी आगे जाकर के। फिर दूसरा है फर्टिलाइजेशन, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सिंगेमी वगैरह होगी। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। ये सब चीजें डिटेल में आएंगी बारी बारी से। तो फिलहाल इतना ध्यान रखो कि स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 3 पार्ट में तोड़ा हुआ है। प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स का बनना और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। सेकेंड फर्टिलाइजेशन, जब गैमेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो फीमेल बॉडी के अंदर जाकर के स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फाइनली क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो इन टर्म्स को अच्छे से अगर समझ गए हो तो हम लोग देखते हैं आखिर एनसीईआरटी इन टर्म्स को किस तरीके से यूज कर रही है और इस टर्म से किस तरीके से क्वेश्चन उठ के आते हैं। ओके, नाउ हेडिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, या तो एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग इसको प्रोड्यूस करेंगे। दीज गैमेट्स फ्यूज, ये गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज कर जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे टू फॉर्म जाइगोट। जब ये गैमेट रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, तो मेल गैमेट फीमेल से फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट, विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, जो आगे जाकर के डेवलप होगा और नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ एन एलाबोरेट, ये काफ़ी लंबी चौड़ी, कॉम्प्लेक्स, जटिल और धीमी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी, कॉम्प्लेक्स और धीमी प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल। क्योंकि यहाँ पर थोड़े से जीन्स मेल से आ रहे हैं और कुछ जीन्स फीमेल से आ रहे हैं, इसीलिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई नया ऑफस्प्रिंग बनता है तो वो आइडेंटिकल नहीं होता है माँ बाप के, टू द पेरेंट और अमॉन्ग देमसेल्फ, या अपने भाई बहनों के। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई शो डैट, ये क्या दिखाती है, दो यद्यपि दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म बाहर से बहुत ज़्यादा अलग अलग दिखाई देते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में काफ़ी डिफरेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी काफ़ी डिफरेंट है और फिजियोलॉजी में। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो सरप्राइजिंगली अगर हम देखें गौर से, दे शेयर ए सिमिलर पैटर्न, वो सिमिलर पैटर्न फॉर्म करते हैं, वही मेल और फीमेल गैमेट्स के बनाना, उनका फ्यूजन होना और फिर नया ऑर्गेनिज्म का बनना। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। और डिस्कस करते हैं पहले कौन से फीचर्स कॉमन है। क्या कहता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन, एक निश्चित स्टेज पर पहुंचना होगा ग्रोथ की और मैच्योरिटी की, इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ में, बिफोर, इससे पहले कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें। जैसा कि हमको ही पता है कि ह्यूमंस की बात करें अगर, तो मेल और फीमेल 11 और 12 साल की उम्र में जा करके गैमेट्स को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, उससे पहले नहीं। दैट पीरियड इज, वो जो पीरियड है जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, दैट पीरियड इज, क्या बोल रहा है, दैट पीरियड इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, यानी कि वो समय जब तक कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बर्थ से लेकर के जब तक कि वो टिल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, सेक्सुअली नॉट रिप्रोड्यूस, जब तक कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, वो स्टेज क्या कहलाती है, जुवेनाइल फेज।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं इन प्लांट्स। दिस फेज इज अ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो फेज होती है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, हर किसी में अलग अलग हो सकती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ओके, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। द एंड ऑफ जुवेनाइल ऑफ वेजिटेटिव फेज विच मार्क द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज का अंत, बिगनिंग होती है रिप्रोडक्टिव फेज की। डेट कैन बी सीन ईजिली, जिसको हम इजीली देख सकते हैं इन हायर प्लांट्स। वहाँ फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हमको समझ में आ जाता है कि अब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू हो गया है। व्हेन दे कम टू फ्लावर, जब वो फ्लावर देने लगते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, वीट, कोकोनट, ये डिफरेंट प्लांट्स के नाम दे दिए हैं। मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर, फ्लावर देने में इनको कितना कितना समय लगता है, ये काम हम लोग अपना सर्च कर लेंगे, नेट पे ढूंढ सकते हैं। फिर बोल रहा है इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग ऑकर्स मोर देन वंस, जैसे कि आम का हर साल फ्लावर आते हैं। व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, दो फ्लावर के बीच में, मतलब इस साल से अगली साल जो फ्लावर का पीरियड के बीच का टाइम आ गया, उसको आप क्या कहोगे, जुवेनाइल और मैच्योर। तो इसका आंसर आएगा, हम इसको जुवेनाइल कहेंगे। क्लियर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जुवेनाइल कहेंगे। अब वो क्या कहता है, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व अ फ्यू ट्री इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, क्या वो ईयर आफ्टर ईयर एक ही टाइम पे फ्लावर दे रहे हैं। वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एसेट्रा इज सीजनल। वाई डू यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जो इन फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी है, आम की, एप्पल की या जैक फ्रूट, जो कटहल है, ये सीजनल है। आर देयर सम प्लांट्स डेट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, क्या कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्लावर करते हैं। एंड सम अदर डेट शो सीजनल फ्लावर, और कुछ ऐसे भी हैं जो सीजनल फ्लावरिंग करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है एनसीईआरटी हमसे, क्या ऐसा है, क्या अपने आसपास आप ऐसा देखते हैं। अब इसका जवाब देता है वो किस तरीके से, प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स। एनुअल मतलब मैंने बताया था जो एक ही सीज़न में, या गर्मी या सर्दी की सर्दी, एक ही सीज़न में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके फ्रूट दे देंगे। बाइनियल जो 2 सीज़न लगा लेते हैं, जैसे कि मैंने गेहूं का एग्जांपल दिया था, ऐसे प्लांट भी होते हैं एनुअल और बाइनियल, यानी कि इनका फ्रूट देने का टाइमिंग अलग अलग हो जाएगा। शोज क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। इन प्लांट्स के अंदर क्लियर कट हम लोगों को वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज दिखाई पड़ती है। ये अंडरलाइन कर लेना, कौन से ऐसे प्लांट है जिनके अंदर ये तीनों स्टेज क्लियर कट दिखाई पड़ती हैं। बट इन पेरेनियल प्लांट्स, पेरेनियल कौन से होते हैं, जो ईयर आफ्टर ईयर फ्लावर करते हैं, जैसे कि हमारा कौन है, मैंगो स्पीसीज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस, इनके अंदर ये फेजेस को डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन, कुछ प्लांट्स के अंदर अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन होता है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है। सम ऑफ देम सच एज बम्बू, जो बांस का प्लांट होता है, फ्लावर करता है ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बम्बू का प्लांट अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बारी फ्लावर करता है, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल के बीच में करता है ये। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और मर जाता है। अनदर प्लांट, एक और प्लांट है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसको हम नील कुरिंजी भी कहते हैं, फ्लावर करता है वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार। अब इसमें जो बुक है, इसमें डाटा पुराना है, वो दिखा रहा है एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। अब 2006 से 12 साल जोड़ लें अगर, तो 2006 से 2016 और 2018 में एक बार ये दोबारा से फ्लावरिंग कर चुका होगा। ओके, अब हमारे पास क्या बोल रहा है वो, इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरियाज इन केरला। इसका जो मास फ्लावरिंग होता है, इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज। अगर केरला की तरफ चले जाओ, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वो पूरा फ्लावर से ढक जाता है इनके, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। होता क्या है कि पूरा जो रास्ते होते हैं ना, वो ब्लू कलर के रास्तों से ढक जाते हैं, ऐसा लगता है कि ब्लू कलर के रास्ते हैं, और टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं वहाँ पर, तो इसीलिए लोग जाना पसंद करते हैं। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ऑब्वियसली बात है, जब जुवेनाइल फेज ख़त्म होती है, यानी कि हम लोग फीमेल्स की बात कर लें अगर,
तो उनके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वॉइस में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह वॉइस के अंदर बियर्ड दाढ़ी मूछ आना स्टार्ट हो जाती है। तो जुवेनाइल फेज के बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले। अब क्या कह रहा है, द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है ये, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ये क्लास 9th में हम लोग देख चुके हैं क्या क्या आता है, वॉइस के अंदर चेंज आता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, हिप बोन्स ग्रो कर जाती हैं, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग 9th में कर सके हैं, आप इसको दोबारा से कलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर। क्या चिड़िया पूरे साल अंडे देती है, और इज इट अ सीजनल फिनोमिना, या फिर ये एक सीजनल है, यानी कि क्या चिड़िया पूरे साल अंडे देती है या सिर्फ किसी खास सीजन में, क्या आपने कभी नोटिस किया है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स। फ्रॉग्स और लिजर्ड्स जो दूसरे एनिमल, इनके बारे में आप क्या जानते हो, कुछ कह सकते हो इस बारे में। यू विल नोटिस डैट, तुमने नोटिस किया होगा, कह रहा है बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनली। जो बर्ड्स नेचर में रहती हैं वो सीजनली अंडे देती हैं केवल, बट बर्ड्स इन कैप्टिविटी, जिनको हमने कैद कर रखा है जैसे कि पोल्ट्री फॉर्म में, उनको हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ओव्यूलेट कराते हैं, इसीलिए वो हर महीने क्या कर सकते हैं, अंडे देती हैं। तो ध्यान रखना, कैप्टिविटी यानी कि जो कैप्टिव में है, हमारे कैप्चर में है, उनको हम लोग मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह दे करके ओव्यूलेट कराते हैं हर महीने, जिससे कि वो एग देती है। अदरवाइज जो नेचर में देखें तो वो सिर्फ सीजनल, ठीक है ना, जो बर्ड नेचर में रह रही है वो सिर्फ सीजनली अंडे देती है, हर महीने अंडे नहीं देगी। ठीक है, तो साफ साफ लिखा है बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फॉर्म कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल हम उनसे अंडे निकलवा सकते हैं। इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज़ अ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। जो सेकंड वाला केस है कैप्टिविटी वाला, यहाँ पे हम लोग उसको कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है वो, उसको हम रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, ऐसे मैमल्स जिनके प्लेसेंटा होती है, ठीक है, प्लेसेंटा समझते हो ना, जिन बच्चों की नाल होती है, जो बच्चों को बर्थ देती हैं, ऐसी मैमल्स जो बच्चों को जन्म देती हैं, exhibit साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरी। उनके ओवरीज में कुछ साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, क्लास 10th में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, तो ये उनके ओवरीज में चेंजेस आते हैं जिसको हम साइक्लिकल चेंजेस कहते हैं, हर मंथ में आते हैं, ओवरीज के अंदर ग्रोथ होती है, फिर मेंस्ट्रुएशंस होते हैं। तो वो यही कह रहा है, द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एक्सिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट्स, जो डक्ट्स हेल्प करती हैं, एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि एसेसरी डक्ट्स में, ओवरीज में और हार्मोन्स में हर महीने उनमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। फिर क्या कह रहा है, इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स, मैंने बताया था नॉन प्राइमेट्स मतलब जो नर वानर जैसे नहीं है, प्राइमेट्स मतलब जो नर वानर जैसे दिखते हैं। नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउस, शिप्स, रैट्स, डियर्स, डॉग, टाइगर एटसेट्रा, सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑयस्ट्रस साइकिल। इनके अंदर की जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उनको हम लोग ऑयस्ट्रस साइकिल कहते हैं, किनके अंदर, नॉन प्राइमेट्स वालों को। बट इन प्राइमेट्स सच साइक्लिकल चेंजेस आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। अगर प्राइमेट्स में ये होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक, ओके। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, जो नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रह रहे हैं, पालतू ना हो, एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स। ठीक है, बहुत से मैमल्स जो नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रह रहे हैं उनके अंदर ये साइकिल फेवरेबल सीजन में ही होती है, यानी कि ऐसे सीजन जिस सीजन में उनके बच्चे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, कि किसी खास सीजन में ही वो क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। बहुत से मैमल्स पूरे साल एक्टिव रहते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, एंड हैंस कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, लगातार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या कह रहा है, डैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इज समथिंग डैट वी रिकग्नाइज।
डेट वी ऑल ग्रो ओल्ड, हम सब लोग बूढ़े होते हैं, ओल्ड होते हैं। इफ़ वी लिव लॉन्ग इनफ, अगर हम काफ़ी जिंदा रह चुके हैं तो हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। इज़ समथिंग डेट वी रिकोगनाइज, जो कि हम जानते हैं कि हम बूढ़े होते हैं। बट वट इज़ मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड, इसका मतलब क्या है कि हम लोग ग्रो ओल्ड हो गए हैं। ठीक है, तो कहना चाहता है द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, जब एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज होगा तो उसको हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग क्या हो गए हैं, ओल्ड हो चुके हैं और बुढ़े हो चुके हैं। एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स, एक पैरामीटर मान सकते हैं हम बुढ़े होने का, ऑफ सेनेसेंस, बुढ़ापे को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेनेसेंस कहते हैं, और ओल्ड एज। ठीक है, सेनेसेंस का मतलब ओल्ड एज। देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंज, एक साथ, कॉन्कोमिटेंट एक साथ कई और भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। मेटाबॉलिज्म क्लास 11 में पहले चैप्टर में पढ़ा हमने, ऑल टोटल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, जिंदगी के इस लास्ट पड़ाव पर, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ, ओल्ड एज आखिरकार कहाँ लेके जाती है, हमको डेथ के पास लेके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले पैरा में क्या बोल रहा है वो। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस, जो जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और उसके बाद जो सेनेसेंस आ गई है, इन तीनों के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव आ रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार्मोन्स। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को कि क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए और बिहेवियरल एक्सप्रेशन के लिए। तो इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ द, जो बिहेवियर में, एक्सप्रेशन में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए ये सब कौन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर कह रहा है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आखिरकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो बोल रहा है आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, जैसी मैच्योरिटी अटेन हो जाती है, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट इवेंट्स, उनके अंदर कुछ घटनाएं घटती हैं एंड प्रोसेस होती हैं डेट हैव रिमार्केबल, जो कि हम लोग देख सकते हैं, फंडामेंटली सिमिलैरिटी इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। वो क्या कहना चाह रहा है, एग्जिबिट इवेंट एंड प्रोसेस डेट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी, जो काफ़ी कुछ हद तक सिमिलर भी होती है, इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर भले वो काफ़ी अलग हों, लेकिन उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमार्केबली हैं काफ़ी, उसको अंदर चेंजेस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ईजिली। ठीक, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स, जो कि काफ़ी इलोबरेट और कॉम्प्लेक्स है, फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस, बट एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। ठीक, क्या कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। कौन से रेगुलर सीक्वेंस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। फॉर कन्वीनियंस These sequence events may be grouped into 3 distinct stages, हमने इनको 3 डिफरेंट स्टेजेस में क्या कर दिया है, बांट दिया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।